फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी, जिसके हमने 51 लीनियर क्वेश्चन विद आंसर सेलेक्ट किए हैं। ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप वीडियो को देखिए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप वीडियो को देखते रहिए। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है बाल विकास का अध्ययन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? बाल मनोविज्ञान को। बाल विकास का अध्ययन किसे कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान को। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बाल विकास की वैज्ञानिक शाखा कौन सी है। तो क्या कौन सी है? बाल मनोविज्ञान। तो बाल विकास की जो वैज्ञानिक शाखा है वो है मनोविज्ञान। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? गर्भाधान से। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाधान से प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? सिर से पैर की ओर होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है विकास की प्रक्रिया किस दिशा में। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इसमें क्या लिखा है? सामान्य से विशेष की ओर। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशेष की ओर होती है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है। तो बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है? वो 5 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बाल्यावस्था की अवस्था किस आयु तक होती है। किस आयु तक होती है? 0 से 6 वर्ष तक होती है। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? विकास की आधारशिला। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? विकास की आधारशिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक के कुल कितने चरण हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम बोलते हैं पूर्व संचालन अवस्था। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है पूर्व संचालन अवस्था। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। फिर लिखा है पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से आगे की अवस्था कौन सी होती है। वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है विगोत्स्की। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिएगा विगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जो व्यगोत्स्की का सिद्धांत वो किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्यगोत्स्की के अनुसार सीखने में भाषा की क्या भूमिका है। तो सीखने में भाषा की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण, व्यगोत्स्की के अनुसार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है व्यगोत्स्की का ZPD किसे कहते हैं। ZPD तो ये किसे कहते हैं? निकट विकास का क्षेत्र। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कुल 3 स्तर हैं। और चरण कितने हैं? 6। याद रखिएगा 3 स्तर हैं और तीनों स्तर में 2-2 चरण होते हैं। तो टोटल कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। 3 दूनी 6 आसानी से याद रख सकते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और 3 दूनी 6 चरण हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कितने चरण हैं। अब एरिक्सन की बात हो रही है तो आपको 8 चरण लगाना है। कितने चरण हैं? 8 चरण। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो फ्रायड का सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनोविश्लेषण सिद्धांत से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है फ्रायड के व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जो फ्रायड के व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं हैं उनमें से पहली है इड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में इदम। दूसरी है ईगो। तीसरी है सुपर ईगो। यहाँ पे सुपर ईगो लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो इड, ईगो, सुपर ईगो ये किसके हैं? फ्रायड के व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है गार्डनर के बहुबौद्धिक सिद्धांत में कितनी बुद्धियाँ हैं। तो कितनी बुद्धियाँ हैं? कुल 8 हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 8। 23 में लिखा है अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या होता है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम बोलते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उसे क्या बोला जाता है? अधिगम। 24 में लिखा है अधिगम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक।
25 क्वेश्चन में लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादक कौन है। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादक कौन थे? पावलोव। किस पे इन्होंने प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था, ध्यान रखिएगा, पावलोव का कुत्ता। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादक कौन है? पावलोव। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है प्रचालन अनुबंधन का प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर। इन्होंने किस पे किया था अपना प्रयोग? चूहे पे किया था। प्रचालन अनुबंधन का प्रतिपादक स्किनर है, इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया था। 27 में आ गए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? प्रयास, यहाँ प्रयास होना चाहिए, और त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? पता होगा आपको, इन्होंने बिल्ली पे किया था। किस पे किया था? बिल्ली पे। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है निरीक्षणात्मक अधिगम का प्रतिपादक कौन है? कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। 29 नंबर में लिखा है अधिगम में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है? अधिगम में प्रेरणा की भूमिका सक्रिय होती है। कैसी होती है? सक्रिय। प्राथमिक प्रेरणाएं कौन कौन है? जो प्राथमिक प्रेरणाएं होती हैं उनमें कौन कौन है? भूख, प्यास, नींद और सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिक प्रेरणाएं होती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है मास्लो की आवश्यकता, यहाँ क्या होना चाहिए था? आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वोच्च आवश्यकता किसकी होती है? वो होती है आत्म साक्षात्कार। जहाँ मास्लो का नाम आ जाए तो यहाँ पे क्या देखना? पदानुक्रम में सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? आत्म साक्षात्कार। 32 में लिखा है अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी कार्य को करने की जो हमारी आंतरिक इच्छा होती है, जो अंदर से हमारी इच्छा निकलती है, उसे बोलते हैं अभिप्रेरणा। रुचि क्या होती है? किसी कार्य को आनंद पूर्वक भाग लेने की प्रवृत्ति। अगर हम कोई काम करते हैं आनंद पूर्वक भाग लेने की प्रवृत्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं? रुचि। 34 में लिखा अभिवृत्ति क्या है? किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण, इसे ही अभिवृत्ति कहा जाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। तो व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। अब हम इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है बुद्धि को मापने की पहली आधुनिक परीक्षण किसने बनाई? तो किसने बनाई थी? बिने ने। सबसे पहली जो आधुनिक परीक्षण था वो किसने बनाया था? बिने ने। 37 में लिखा है स्टर्नबर्ग का त्रियामी बुद्धि सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर है? विश्लेषण, सृजनात्मकता, या फिर तीसरा क्या है? व्यवहारिकता। तो तीन चीज़ों पर आधारित है। 38 में लिखा है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट क्या है? तो वातावरण, यहाँ पर वातावरण लिखा है, वातावरण के साथ संतुलित दंड में तालमेल। तो हम वातावरण के साथ जो अपना संतुलित तालमेल बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? समायोजन। समायोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। अगला क्वेश्चन है लिखा है भाषा विकास की पहली ध्वनि कौन सी होती है? तो कुईक ध्वनि होती है। कौन सी होती है? कुईक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है भाषा विकास की महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो भाषा विकास में जो महत्वपूर्ण काल होता है वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। खेल किसका सूचक है? स्वस्थ विकास का। खेल के कितने प्रकार होते हैं? 3, एकाकार, समानांतर और सहयोगात्मक। कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या है? कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? शिक्षण अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, इसी को बोलते हैं कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देना। सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सतत एवं मूल्यांकन, CCE का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? समग्र विकास का मूल्यांकन। 47 में लिखा है पाठचर्या, ये पाठचर्या लिखा है। पाठचर्या किसे कहते हैं? शिक्षण की समस्त प्लान्ड गतिविधियों को हम बोलते हैं पाठचर्या। पाठचर्या के घटक कितने हैं? 4 घटक होते हैं, उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। ये हैं पाठचर्या के 4 घटक। 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सहगामी गतिविधियाँ क्या हैं? तो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो गतिविधियाँ होती हैं वो होती हैं सहगामी गतिविधियाँ। शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता, मार्गदर्शक और प्रेरक। तो इस तरीके से हमने 50 यहाँ पर क्वेश्चन वन लीनियर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।